बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हमने विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में पढ़ा था पूर्व के लेक्चर में। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय या प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। हमारा विषय है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इंडियन हिस्ट्री का 3 भागों में अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी फर्स्ट अटैक कब हुआ और किनके द्वारा किया गया। तो पहला आक्रमण जो है पारसीक और ईरानी लोगों के द्वारा किया गया। तो पारसीक व ईरानी आक्रमण। पारसीक व ईरानी आक्रमण। तो भारत में जो पहला आक्रमण था, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। ठीक, भारत में पहला जो प्राचीन आक्रमण हुआ वो ईरान के हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। ईरान के हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। और ये आक्रमण जो है यानी जो इस वंश का संस्थापक था कुरुश, इस वंश का संस्थापक यानी हखमनी वंश का जो संस्थापक था वो था कुरुश। देख रहे हैं, कुरुश। और इसका जो शासन काल रहा है वो 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक का। 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक का रहा। तो पहला आक्रमण जो है ईरान के हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया, और हखमनी वंश का जो संस्थापक था कुरुश, तो कुरुश की सेना लगभग जो है भारत के समीप तक पहुंच गई थी इस पीरियड में। स्पष्ट कब वो आक्रमण हुआ इसकी जानकारी नहीं, लेकिन 558 से 530 ईसा पूर्व के बीच में कुरुश की जो सेना थी लगभग भारत के समीप तक पहुंच गई थी। और इस समय के यूनानी लेखक हेरोडोटस और एरियन एवं स्ट्राबो के अनुसार, इस समय के जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक स्ट्रेबो, हेरोडोटस और
एरियन, ये उस समय के यूनानी लेखक हैं, तत्कालीन यूनानी लेखक हैं, तो उनके लेखों से ज्ञात होता है। यानी उन ये 3 लेखक कौन कौन से हैं? स्ट्रैबो, हेरोडेटस या स्ट्राबो भी इनका नाम लिखा हुआ मिलता है, और साथ ही साथ एरियन। तो इनके लेख के अनुसार जो है पता चलता है कि रेगिस्तान के रास्ते से होता हुआ, यानी पुरुष ने जो है रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए भारत पर जो है आक्रमण किया, और यूं कह सकते हैं कि आक्रमण करने का प्रयत्न किया। ये कोशिश थी, पहला आक्रमण जो हुआ उसकी कोशिश थी। और ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र था, ये जेड्रोसिया के रेगिस्तानी, यानी स्ट्राबो, हेरोडेटस और एरियन लिखते हैं कि कुरुस की सेना ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी इलाके से होते हुए भारत में आक्रमण करने का प्रयत्न किया, और यह प्रयत्न जो है सफल रहा या असफल रहा, इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुरुस के जो उत्तराधिकारी थे, कुरुस के उत्तराधिकारियों में प्रमुख था दारेवहु। ये उत्तराधिकारी था किसका? कुरुस का। कुरुस के उत्तराधिकारियों में दारेवहु प्रमुख था, और इसका जो शासन काल है वो 522 ईस्वी से 480 ईसा पूर्व का है। 522 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व, ठीक। ये दारेवहु का कार्यकाल है, शासन काल है, और इसने जो है इसे भारत में आक्रमण करने में पहली सफलता प्राप्त हुई। तो भारत में आक्रमण करने में पहली जो सफलता प्राप्त हुई वो मिली दारेवहु को। पहली सफलता, आक्रमण करने में पहली सफलता मिली दारेवहु को। आप देख रहे हैं कि इनका जो शासन काल है 522 से 480 ईसा पूर्व का है, और इस अभियान की सफलता का उल्लेख, जो पहली सफलता मिली, इस अभियान की सफलता का जो उल्लेख मिलता है वो बेहिस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। बेहिस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम, इन 3 अभिलेखों से मिलता है। यानी बेहिस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम के अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि भारत में पहला आक्रमण जो है, जो यूनानी आक्रमण किया, वो दारेवहु ने किया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से पहला आक्रमण हुआ भारत में। और हेरोडोटस लिखता है कि भारतीय भूभाग को जीतने के बाद यह जो क्षेत्र था, यानी जो भारत का भूभाग जीता इसने, ठीक, ये जो है फारस का 20वां प्रांत बना। जीतने के पश्चात जिस क्षेत्र को दारेवहु ने जीता, ये फारस का 20वां प्रांत बना। 20वां प्रांत बना, ठीक। तो इस बात का उल्लेख जो है इतिहासकार हेरोडोटस ने किया है। दारेवहु का जो पुत्र था खसयार्स, दारेवहु का पुत्र, ठीक, खसयास,
इस खशयार्श सॉरी खशयार्श, इसका एक नाम और मिलता है जर्कसीज। ठीक, जर्कसीज। इसका जो कार्यकाल है या शासन काल है 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व। ठीक, ये इसका शासन काल है। तो इस काल में क्या हुआ कि इसने जो है भारतीय जीते हुए प्रदेश को अक्षुण्ण बनाए रखा। ये जो भारतीय प्रदेश इसने जीता उसे जो है उस पर इसका अधिकार बना रहा, और जीते हुए प्रदेश को लंबे समय तक बनाए रखने के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए दारे-ए-बहु तृतीय, ठीक, दारे-ए-बहु तृतीय, ये दारे-ए-बहु तृतीय, इसको पराजित किया सिकंदर ने। और सिकंदर ने जब दारे-ए-बहु को पराजित किया तो पराजित होने के साथ साथ ही भारत पर जो ईरानी अधिकार था वो समाप्त हो गया। ठीक, ईरानी अधिकार समाप्त हो गया। तो पहला आप देख रहे हैं कि जो भारत में पहला सफल आक्रमण किया गया वो दारे-ए-बहु के द्वारा किया गया। दारे-ए-बहु के पुत्र जर्कसीज या खशियार्श ने इसे काफ़ी लंबे समय तक जो है अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के साथ ही दारे-ए-बहु का जो उत्तराधिकारी था दारे-ए-बहु तृतीय, उसके समय में सिकंदर के आक्रमण के द्वारा ये ईरानी अधिकार समाप्त हो गया। अब भारत का जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था 100 वर्षों तक ईरानी व पारसिक अधिकार क्षेत्र में रहा। भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है ये लगभग 200 वर्षों तक ईरानी और यूनानी अधिकार के क्षेत्र में रहा। ठीक, यूनान और ईरान के अधिकार के क्षेत्र में रहा। साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार भारतवासी किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आए। स्वाभाविक है कि जब कहीं कोई आक्रमण होता है या कहीं कोई यात्रा करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो दो संस्कृतियों का या विभिन्न संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक, कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे के कल्चर को लोग सीखते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। वर्तमान में ही हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो कल्चर्स हैं उनका समावेश है एक दूसरे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में शादी ब्याह में खाने पीने का एक जो अरेंज होता है उसे बफे कहते हैं। बफे, ये बफे अब ये पश्चिमी सभ्यता से आया है, ये हमारे देश का कल्चर नहीं। हमारे देश का कल्चर तो यही था कि पहले जो है बारातों में टाट पट्टी बिछा करके लंबी लंबी, और उसमें जो है लोगों को बिठा दिया जाता था, परोस के खिलाया जाता था। लेकिन ये जो बफे कल्चर है कि टेबल पे खाना लगा हुआ है, प्लेट उठाइए, खुद परोसिए और खाइए, तो ये कल्चर आयातित है। तो जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के समीप आती हैं तो स्वाभाविक है कि उनका आदान प्रदान होता है। और ऐसा तब होता है जब या तो एक देश के लोग दूसरे देश में यात्रा करके जाएं, अथवा अन्य किसी तरीके से मतलब दूसरे देश के लोग जो है पहले वाले देश या एक देश के लोग जो है दूसरे देश के संपर्क में आए। ठीक, तो इस तरह से इनका आदान प्रदान होता है। तो स्वाभाविक है कि इस आक्रमण के द्वारा ईरानी जो संस्कृति थी या यूनानी संस्कृति थी
वो उससे जो है भारतीय लोग प्रभावित हुए। तत्पश्चात हम देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके और इनके परिणाम स्वरूप ही पहली बार भारतीय सेनाओं को यूरोपीय सेनाओं का सामना करना पड़ा तथा भारतीय दार्शनिकों को यूरोपीय दार्शनिकों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिला। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें ना तो जो सेना काफ़ी कुछ वैसी बातें हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आ गई, जैसे सेना का संचालन है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो दार्शनिक विचारधारा है वो भी एक दूसरे के संपर्क में आए। दर्शन क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी। और ये जो फिलॉसफी क्या है कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का विधान, ईश्वर से जोड़ने का विधान, ये जो है क्या कहलाता है, दर्शन, फिलॉसफी। और फिलॉसफी का प्रतिपादन करने वाले जो है फिलॉसफर कहलाते हैं, यानी दार्शनिक कहलाते हैं। तो इस तरह से दार्शनिक विचारधारा भी प्रभावित हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ईरानी व फारसी जो रजत मुद्रा थी, ईरानी और फारसी चांदी की मुद्राएं थीं, रजत मुद्रा जिसको सिगलोई कहा जाता था, सिगलोई, ये सिगलोई, ठीक। तो ये सिगलोई जो रजत मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी, इसके आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यानी यूनान और ईरान की जो मुद्रा थी, वहाँ की चांदी की मुद्रा सिगलोई, उसी के आधार पर ही हमारे देश में जो है मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ। यानी यहाँ पर भी जो सिक्के थे, मुद्रा थी, वो प्रचार प्रसार में आ गई, यहाँ भी इसका आरंभ हो गया। लेकिन इस मत का खंडन जो है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा करते हैं। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा इस मत का खंडन किया गया है। उनका मानना है कि कौशाम्बी से जो मुद्राएं मिली हैं, ठीक, कौशाम्बी से खुदाई के पश्चात जो मिली हुई मुद्राएं हैं वो ये तांबे की मुद्राएं हैं। यहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं वो ताम्र मुद्राएं हैं, तांबे की। तो ये मुद्राएं जो हैं, जो कौशाम्बी से मिली हैं, ये सिगलोई से जो है प्राचीन मुद्राएं हैं, ये मानना है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा का। तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा इस बात का खंडन किया गया कि सिगलोई के द्वारा ही भारत में मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ। उन्होंने इसको जो है पहले की माना है। मौर्य सम्राट अशोक के समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के स्रोत के रूप में पारसी एरेमाइक लिपि को ही माना जाता है, ठीक। खरोष्ठी लिपि सम्राट अशोक के समय में जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार में रही, और इस खरोष्ठी लिपि का जो स्रोत है वो पारसी आर्मेइक लिपि जो है मानी जाती है। आर्मेइक लिपि, ये खरोष्ठी लिपि का स्रोत है, यानी खरोष्ठी लिपि का स्रोत जो है आर्मेइक लिपि को माना गया है। और हैवेल, मार्शल, स्पूनर और डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य कालीन भवनों पर पारसीक, सूसा तथा पर्सिपोलस के प्रभाव की बात कही। यानी इन लोगों का मानना है कि जो मौर्य काल के भवन थे, इन पर इनका प्रभाव था। ये कौन कौन सी जगहें थी जिनका प्रभाव पड़ा, यानी ईरानी और यूनानी, इनका प्रभाव पड़ा भारतीय भवनों में।
ये मानना है हैवेल, मार्शल, स्पूनर और डॉक्टर रोमिला थापर का। इनका मानना है कि पारसिक, सूसा और पर्सिपोलस के का प्रभाव पड़ा भारतीय भवनों पर, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इस बात को नकारते हैं, इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रासाद थे यानी राजभवन थे, इनमें ये जो है पूर्णतः स्वदेशी थे। वासुदेव शरण का वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि मौर्यकालीन जो राजप्रासाद थे, राजभवन थे, वो पूर्णतया स्वदेशी थे, इनमें पारसिक प्रभाव नहीं था। तो और रोमिला थापर का मानना है कि अशोक ने चट्टानों पर जो अभिलेख लिखवाने की प्रथा डाली, ये संभवतः एक मेनिड शासकों के से जो है ली गई थी। एक मेनिड, ये मानना है डॉक्टर रोमिला थापर का। डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है कि जो पत्थर पर लेख लिखवाने की कला थी, आप देखते हैं कि अशोक ने शिलालेख और स्तंभ लेख तैयार करवाए थे। स्तंभ लेख का मतलब खंबे में लिखा गया लेख, कुछ भी लिखा जाए इस तरह से, और शिलालेख का मतलब शिला पट्टी पर, पत्थर की शिला पर कुछ भी लिखा जाए। तो सम्राट अशोक ने जो है शिलालेख और स्तंभ लेख तैयार करवाए थे। तो डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है कि ये जो कला थी, ये सम्राट अशोक ने चट्टानों पर लिखने की जो कला थी, संभवतः एकमेनिड शासकों से ही एडॉप्ट की थी, ली थी। साथ ही साथ ईरानी व पारसिक आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई। अब ये साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है, आइए देखिए। साम्राज्यवादी जो विचारधारा है उसका तात्पर्य ये है कि जब कोई शासक होता है, साम्राज्यवादी विचारधारा, इसका मतलब ये है कि जब कोई एक शासक है, कोई भी राजा है या शासक है, तो वो अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। अगर कोई भी राजा है तो राज्य क्षेत्र का विस्तार करना उसकी कुशलता का प्रतीक माना जाता है, उसकी योग्यता का प्रतीक माना जाता है। तो ये अपने राज्य की जो ये देख रहे हैं आप कि ये राज्य की जो सीमा है यहाँ पर, यहाँ ये इस तरह से, ठीक, तो इसको वो बढ़ाना चाहता है और इसका विस्तार तभी होगा जब वो दूसरे राजाओं के क्षेत्र पर अपना आक्रमण करे। यानी आक्रमण के द्वारा राज्य क्षेत्र का विस्तार होता है। जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है उस राज्य पर का तभी बढ़ता है जब वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है। और आक्रमण में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और साथ ही साथ इसमें रक्त और लौह की नीति का अनुपालन किया जाता है। यानी रक्त बहता है और तीर, भाला, धनुष, बाण सब ये सब चलते हैं, तो रक्त और लौह की नीति का अनुपालन किया जाता है, तभी साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। तो ईरानी और पारसिक आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं में भी साम्राज्यवादी विचारधारा प्रबल हुई। उनको भी ऐसा लगा, यानी भारतीय राजाओं को भी ये लगने लगा कि हमें अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, अपने हमारा जो राज्य क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा महसूस किया भारतीय राजाओं ने। और पारसिक राजाओं ने महाराजाधिराज, परम दैवत, परम भागवत जैसी उपाधियां ग्रहण की। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भागवत और परम दैवत, परम दैवत, ये जो है उपाधियां धारण की इन पारसिक राजाओं ने।
साथ ही साथ मौर्य काल में दंड के रूप में सर घुटवाने की प्रथा, स्त्री शरीर रक्षकों की नियुक्ति, मंत्रियों के कक्ष में हर समय अग्नि प्रज्वलित रखने की व्यवस्था पारसिकों से ही ग्रहण की गई। यानी मौर्य काल में दंड देने में क्या किया जाता था कि सर के बाल जो है घुटवा दिए जाते थे, ठीक। और स्त्रियों की रक्षा के लिए रक्षकों की नियुक्ति की गई मौर्य काल में। साथ ही साथ जो सामंत होते थे मौर्य काल में, पदाधिकारी होते थे राजा के, उनके घरों में हर समय आग जलती रहती थी। इन तीनों संस्कृतियों को जो है पारसिकों से ही मौर्य काल में ग्रहण किया गया। तो इस तरह से जो है आपने पढ़ा भारत में प्रथम आक्रमण के समय में किन किन लोगों के द्वारा आक्रमण हुआ और भारतीय राजाओं में इन आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।